गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर हसमुख अढ़िया, कुलाधिपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात सरकार के सम्माननीय उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई पटेल, श्री रमाशंकर दुबे जी, कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्री एच.बी. पटेल, रजिस्ट्रार गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेरे सामने बैठे हुए सभी सुज्ञजन, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए गुरुजन और विशेष रूप से आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे जिन विद्यार्थियों को आज विद्यार्थी जीवन समाप्त हो कर समाज जीवन में पदार्पण कर रहे हैं, ये सभी उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। सबसे पहले आज 300 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित है। ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शायद आपका विद्यार्थी जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आपके अंदर के विद्यार्थी को कभी भी मरने मत देना। अंतिम सांस तक जो व्यक्ति विद्यार्थी बना रहता है वो ही समाज को, दुनिया को और ब्रह्मांड तक की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ देकर जा सकता है। आज से आप आपके विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, इसके आधार पर आपके व्यक्तिगत जीवन को सजाने में, संवारने में लगेंगे, आपकी व्यक्तिगत कैरियर को बनाने में लगेंगे और आपके विकास के माध्यम से देश के विकास के लिए भी आप बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। अतः मैं आप सभी को मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी ये आज से शुरू होने वाली यात्रा बहुत शुभ हो। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं और आप सभी लोग विद्यार्थी जीवन समाप्त कर जा रहे हैं, उपाधि प्राप्त कर जा रहे हैं, उस वक्त मैं आपको ये बात की और आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो बैच है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की, वो अमृत महोत्सव की बैच के रूप में जानी जाएगी। इसका आपको हमेशा बोध रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष जो है आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे देश की आजादी को 75 साल समाप्त हुए हैं और उसी वर्ष में आप यहां से उपाधि प्राप्त कर पदवी प्राप्त कर कुछ लोग मेडल प्राप्त कर जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत गर्व का विषय हो सकता है। आपके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से मणिकंचन योग है कि आप आज उपाधि भी लेकर जा रहे हैं और अमृत महोत्सव के वर्ष की उपाधि प्राप्त करता आप बनेंगे। मगर इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव को, आजादी के 75 साल के उत्सव को देश की जनता के सामने बहुत मुहिम तरीके से सोच विचार कर रखा है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 3 उद्देश्य रखे। एक तो युवा पीढ़ी, बच्चे और किशोर, तीनों अवस्था में जीने वाले लोग इस देश के आजादी के इतिहास को जाने। आजादी प्राप्त करने के लिए इस देश ने जो संघर्ष किया, 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक एक बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई है। इसके इतिहास को हम जाने और उसके उद्देश्यों को हम समझें। दूसरा, ये 75 साल में हमने काफी कुछ अचीव किया है। हम सुई नहीं बना सकते थे, वहां से जाकर चंद्रमा तक जाने की यात्रा ये 75 साल में हमने पार करी है। उन उपलब्धियों को भी हम समझे। और तीसरा, 75 साल से 100 साल तक, 25 साल तक का कालखंड, जिसको मोदी जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है। जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब
ये देश की आजादी के 100 साल होंगे, उस वक्त देश समूचे विश्व के अंदर हर एक क्षेत्र के अंदर सबसे प्रथम हो। इस प्रकार के महान भारत की रचना करना ये हमारा संकल्प हो, और ये जो संकल्प देश का हर नागरिक, देश का हर युवा लेगा, उस संकल्प से सिद्धि के 25 साल हैं। मैं आज जो विद्यार्थियों को उपाधि मिल रहे हैं, उन लोगों को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि शायद 47 में जब देश आजादी का शताब्दी मना रहा होगा, मंच पर जो बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोग उपस्थित होंगे, मगर आप सभी होंगे। तो महान भारत की रचना के सुफल आपको प्राप्त करने हैं, और महान भारत की रचना की जिम्मेदारी भी आपकी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक संकल्प से सिद्धि के 25 साल अमृत काल के वर्णित किए हैं। हर व्यक्ति और विशेषकर युवा एक संकल्प जरूर ले जो अपने लिए न हो। अपने लिए आप जरूर संकल्प करिए। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप आसमान को छूने वाली ऊंचाइयों को प्राप्त करिए, इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, रोकना भी नहीं चाहिए, और सबकी शुभकामनाएं हैं। परंतु एक संकल्प ऐसा जरूर लीजिए जो देश के हर नागरिक ने लेना चाहिए, विशेषकर युवाओं ने लेना चाहिए, कि जब ये देश शताब्दी मनाएगा तब मेरा योगदान क्या होगा। आपका एक व्यक्तिगत संकल्प ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए, छोटे छोटे संकल्प भी ले सकते हैं। मैं कई बार बच्चे मुझे मिलने आते, युवा मुझे मिलने आते, कहता हूं एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि भाई मेरे अन्न की थाली में, भोजन की थाली में अन्न का एक दाना भी जूठा नहीं रह जाए। छोटा सा संकल्प है, मगर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरे जीवन, अगर आप उसकी पालना करते हैं तो। एक छोटा सा संकल्प कि मैं माता पिता को प्रणाम कर कर ही घर से बाहर निकलूंगा, छोटा सा संकल्प है, मगर इसकी अगर आप पालना करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली। मित्रों, 130 करोड़ लोग एक एक संकल्प लेते हैं, तो 130 करोड़ संकल्पों का ये संपुट देश को महान बनाने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इस देश के 130 करोड़ लोग एक एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है, इसका संज्ञान हमें होना चाहिए। और व्यक्तिगत जीवन में मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताता हूं कि संकल्प का जीवन में बहुत महत्व होता है। जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प से सिद्धि की ओर जाते वक्त बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं, मगर संकल्प को दृढ़ता से अगर हम पकड़ कर रखते हैं तो स्वभाव में एक जिद पैदा होती है। वो जिद ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है, वो जिद ही व्यक्ति को सफल करती है। आप भी एक संकल्प लेकर अनुभव करना। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इसकी पालना करने के लिए हर रोज दिक्कतें आएगी, मगर वो दिक्कतों को जब आप पार करोगे तब आपके स्वभाव के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की एक जिद खड़ी होगी जो आपके व्यक्तिगत जीवन में आपको आगे ले जाएगी। तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप गुजरात में पढ़े लिखे हैं। भारत की एक कोना, पश्चिमी छोर का कोई युग ऐसा नहीं है जहां गुजरात ने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। हर समय पर इतिहास उठाकर देख लीजिए, महाभारत काल में श्री कृष्ण से लेकर कई सारे लोग, अनगिनत लोगों ने इस देश को कंट्रीब्यूट किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, दयानंद सरस्वती, के.एम. मुंशी, ढेर सारे लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही भूमि है जहां श्री अरविंद और अंबेडकर जी ने भी अपने विचार का पिंड बनाने का काम किया था। ये यही भूमि है। तो आपको सदैव याद रखना चाहिए कि आप ऐसी भूमि से शिक्षा प्राप्त कर कर जा रहे हैं जिस भूमि का कंट्रीब्यूशन करने का, जिस भूमि का योगदान करने का बहुत बड़ा इतिहास है। मित्रों, आज लगभग 300 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ से पदवी प्राप्त कर कर जा रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का थोड़ा डिटेल स्टडी भी कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा, बहुत साच अर्थ में इसके पहले कुलाधिपति जब आपने मुझे बुलाया उसके पहले मेरा इतना अभ्यास मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने के बावजूद नहीं था, इसका मुझे स्वीकार करना चाहिए। परंतु मैंने जब
इसका अभ्यास किया तब मालूम पड़ा कि इतने कम समय के अंदर आपके विश्वविद्यालय ने बच्चों बहुत बड़े मानांक सिद्ध किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। और विशेषकर मैं कुलपति महोदय को पुस्तकालय के लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कितने बच्चे पीएचडी करते हैं, कितने शोध पेपर को दाखिल करते हैं और कितने उपाधि प्राप्त कर जाते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। कौन से विद्यालय की, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी कैसी है, पुस्तकालय कैसा है, इससे ही इसकी कंट्रीब्यूशन की। तो मैं बहुत बहुत बधाई दोनों लोगों को देना चाहता हूं कि बहुत मन के साथ इसका जतन किया गया है। जिन जिन लोगों ने भी कार्यभार संभाला होगा उन्होंने जतन करा होगा। मैं सभी गुरुजनों को और विद्यार्थियों को हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में भी जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आमतौर पर शिक्षा नीतियों का इतिहास है, 2 शिक्षा नीति आई, हमेशा विवाद में घिरी रही। कई सारे बीच बीच में आयोग भी बने शिक्षा में सुधार के लिए, हमेशा विवाद में घिरे रहे, क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था को आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर देखने की एक परंपरा बन गई और शिक्षा नीति को आइडियोलॉजी के सांचे में डालने की भी एक परंपरा बन गई। परंतु मोदी जी जो शिक्षा नीति 2020 में लाए हैं, इस पर ना कोई विरोध कर पाया, ना इसके बारे में कोई आरोप कर पाया, और एक प्रकार से सर्वस्वीकृत पूरे समाज ने इसको कर आज इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा देश आगे बढ़ रहा है। मगर वो शिक्षा नीति को आप ध्यान से, बारीकी से जरूर पढ़ना चाहिए। विशेष आग्रह मेरा गुरुजनों के लिए है, क्योंकि शिक्षा नीति को जब आप बारीकी से देखेंगे तो ढेर सारे, इसको अगर शब्दों से पढ़ेंगे तो इसकी आत्मा समझ में नहीं आएगी। जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बिटवीन द लाइन पढ़ेंगे तब जाकर मालूम पड़ेगा कि शिक्षा नीति के निहितार्थ क्या है। और मैं समझता हूं कि भारत के युवाओं को विश्व के युवाओं के सामने किसी भी मंच पर खड़ा करने कई मूल रामबाण अगर कहीं है तो हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात को भी मैं कहना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो पर्याप्त नहीं है, उसको और खंत और मन के साथ नीचे तक पहुंचाने के लिए करना पड़ेगा। एक व्यापक विचार विमर्श के बाद इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। जब बन रही थी तब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं भी इसके अंदर काफी चर्चाओं में शामिल होता रहता था, परंतु संकुचित सोच के दायरे से हमारी शिक्षा को समग्रता से बाहर लाने का काम ये शिक्षा नीति करने वाली है। और इस शिक्षा नीति विद्यार्थियों के अंदर पड़े हुए बचपन से लेकर जब तक विद्या समाप्त होती है, विद्या का कालखंड समाप्त होता है, जितनी भी क्षमताएं पड़ी हैं वो सभी क्षमताओं को प्लेटफॉर्म देने का काम इस शिक्षा नीति के अंदर है। मित्रों, शिक्षा का उद्देश्य अच्छी नौकरी प्राप्त करना, किसी एक विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधार लेना, संवार लेना, ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण मानव बनना, यही शिक्षा का उद्देश्य है और इस दिशा में हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये शिक्षा नीति आपको मौका देती है एक संपूर्ण मानव बनने का। पूर्ण मानव बनने का काम यही शिक्षा नीति के माध्यम से हो सकता है। और इसको आप बारीकी से देखें तो भारतीय जीवन मूल्यों के आधारित परंतु आधुनिक से आधुनिक शिक्षा पद्धति को बनाने का काम ये नई शिक्षा नीति ने किया है। इस नीति के द्वारा डिजिटल व ग्लोबलाइज दुनिया में भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से प्रस्तापित किया जाएगा, इसकी भी पूरी डिजाइन इस शिक्षा नीति के अंदर है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है, ऐसे नागरिकों को बनाना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हो, अपनी अंदर पड़ी हुई ईश्वर दत्त सभी शक्तियों को मौलिक रूप से विकास करते हुए
राष्ट्र के साथ साथ विश्व का कल्याण करने की भी सोच रखे। इस प्रकार की ये शिक्षा नीति के अंदर सभी व्यवस्था है। एक प्रकार से आप समझ पाओ, ऐसी भाषा में कहूं तो ग्लोबल सिटीजन बन पाओ, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं इसके अंदर है। जो श्री अरविंद ने विश्व मानव की कल्पना की थी, वो विश्व मानव की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है। शिक्षा नीति में ट्रस्ट दिया गया है मातृभाषा पर। मैं मातृभाषा के अंदर शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, मातृभाषा की बोलचाल बढ़े, मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई बढ़े, इसका बड़ा पक्षधर हूं। कई लोग मुझे कई बार कहते हैं कि आपके विचार दक्यानुसी विचार है। मैं उनसे कोई जवाब नहीं देता, परंतु मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति मातृभाषा से अच्छा किसी भी भाषा में सोच नहीं सकता है। व्यक्ति मातृभाषा से अच्छा किसी भी भाषा में सोच नहीं सकता है। ये बात को हमने शिक्षा का मूल वाक्य मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मातृभाषा ही व्यक्ति के अंदर जो सोचने की क्षमताएं हैं, इसको अनेक पंख लगा देती है। मातृभाषा ही विश्लेषण की क्षमताओं को बढ़ाती है। मातृभाषा ही तर्क को धार देती है। मातृभाषा ही निर्णय पर पहुंचने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती है। और मातृभाषा ही अभिव्यक्ति में बोल्डनेस लाती है, अभिव्यक्ति के अंदर निर्भीकता लाती है। अगर हम अपनी मातृभाषा में सोचना शुरू करें, तो मैं निश्चित रूप से करता हूं, विशेषकर जो विद्यार्थी शोध कार्य कर रहे हैं, आपके शोध कार्य में पैनापन लाना है, आपको शोध कार्य में अंजाम तक लाना है, ले जाना है, तो आप अपनी मातृभाषा में सोचिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए इस शिक्षा नीति के अंदर हमने व्यवस्था करी है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और मैं तो वहां तक कहता हूं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी मातृभाषा में शिक्षा करनी चाहिए। और हमारी भाषा तो लचीली है, हमारे शब्दकोश को हम बढ़ा सकते हैं। मानो गुजरात में आप है, मेरे सामने भागेश भाई बैठे, गुजराती शब्दकोश की रचना में हम मेडिकल साइंस के कई सारे शब्दों को गुजरात के शब्द कर स्वीकार कर सकते हैं। हम बड़ा बनाए शब्दकोश को। अगर टेक्निकल एजुकेशन के कुछ मूल शब्द गुजराती भाषा में नहीं है, तो दूसरी भाषा के हम स्वीकार कर ले। हमारी भाषाएं बड़ी लचीली है, इसको विस्तृत करना चाहिए। परंतु मातृभाषा में शिक्षा से ही आप जहां पैदा हुए हैं उस राज्य को, इस देश को आप समझ पाएंगे, इसकी संस्कृति को समझ पाएंगे। संस्कृति के साथ साहित्य, व्याकरण के साथ आपका जुड़ाव तभी होगा जब मातृभाषा में आप पढ़े होंगे। शिक्षा को और शिक्षा के माध्यम को करियर के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सभी क्षमताओं को निर्बाध रूप से बाहर लाने का माध्यम होना चाहिए। शिक्षा अच्छी नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, जरिया नहीं बनना चाहिए। शिक्षा एक बहुत अच्छे कैरियर का जरिया नहीं बनना चाहिए। एक बार व्यक्ति अगर बड़ा बन जाता है तो बाकी सब अपने आप बड़ा ही बड़ा होना है। मित्रों, उच्च शिक्षा के अंदर लचीलापन लाने का भी नई शिक्षा नीति के अंदर हमने ढेर सारे प्रावधान करे हैं। नई शिक्षा नीति को बहुत ही फ्लेक्सिबल बना दिया है। पहले अगर कोई बच्चा 3 साल की पढ़ाई 2 साल में छोड़ देता था तो उसको डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता था। अब 1 साल की पढ़ाई कर लेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिग्री मिलेगा, और 4 साल पूरा करेंगे तो रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा कभी आधी नहीं हो सकती, अधूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति पूरा जीवन विद्यार्थी रहता है। तो शिक्षा के हर स्तर के साथ इसका एक्नॉलेजमेंट करने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति के ऊपर है। ई लर्निंग पर भी जोर दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी विद्यालयों और क्लस्टर्स की स्थापना के लिए भी व्यवस्था करी है, और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू का भी प्रावधान इसके अंदर हमने किया है। इस सारी चीजों से
ढेर सारी सुविधाएं आप जैसे विद्यार्थियों को होने वाली हैं। पहले की शिक्षा पद्धति का फोकस रोट लर्निंग पर था, हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को थ्रस्ट दिया है और इसके आधार पर सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी और विद्या को अभ्यासक्रम के दायरे से बाहर निकालने का भी एक प्रकार से हमने प्रयास किया है। थ्योरी की जगह एप्लीकेशन पर फोकस करने से ढेर सारा प्रकार के परिवर्तन हम विद्यार्थियों में देख पाएंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल देकर हमने एक नई व्यवस्था खड़ा करना किया है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाई है, हायर एजुकेशन काउंसिल बनाई है, जर्नल एजुकेशन काउंसिल बनाई है और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भी बनाई है। इस प्रकार से भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल बनाकर हमने बहुत आगे तक शिक्षा के लिए सोचकर इसके अंदर प्रयोग करने का निर्णय किया और ये सफल प्रयोग होंगे। टेक्नोलॉजी का रोल भी बढ़ाया है और लगभग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश की आबादी की क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर सुधार लाने का काम अभी हमने जो दिखा है, ये इनिशिएटिव को भी शिक्षा नीति के अंदर दिया गया है। मित्रों, आज जब मैं आपके सामने आया हूं और यहाँ से आप जब विद्यार्थी जीवन पूरा कर जा रहे हैं, तब इस देश के अंदर देश के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारी संभावनाओं को तराश कर आपके लिए रखा है। एक जमाने में शिक्षा के बाद नौकरी ढूंढना ही हमारे लिए मार्ग था। मोदी जी ने ढेर सारे नए नए क्षेत्र को हमारे देश के युवाओं के लिए खोला है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के रचना और इसके कार्यकलापों को आप अगर ध्यान से ऑनलाइन जाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यही एक क्षेत्र हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी संभावनाएं खोलता है। स्पेस का क्षेत्र जिसको 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी है, इसमें लगभग आने वाले वर्षों में ये 370 बिलियन से बढ़कर 650 बिलियन की होगी और इसमें हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। मगर नई जो नीति आई है अंतरिक्ष के क्षेत्र की, इसका आप अभ्यास जरूर करिएगा। ढेर सारी संभावनाएं और किसी भी फैकल्टी के छात्र के लिए। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे भी मेल लिख दीजिएगा, मैं जरूर जवाब करूंगा आपको। हर एक फैकल्टी के छात्र के लिए स्पेस की पॉलिसी के अंदर संभावनाएं पड़ी है। इसके साथ अभी मैं आया था, मेरे ही मत क्षेत्र में बना है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर को भी बनाया है। इसमें आपके R&D के लिए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था करी है। रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए भी ढेर सारा पैसा बजट में अंदर अब प्रोविजन होने लगा है। अमेरिका की जीडीपी में, इतनी बड़ी जीडीपी में वो 2.8% खर्च करते हैं, इजराइल 4.3%, दक्षिण कोरिया 4.2% और भारत 0.7%। इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सुविधा की बात है। मित्रों, स्टार्टअप की बात मैं करता हूं, आपके यहाँ भी कुछ अच्छे स्टार्टअप बने हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, परंतु आप साइज और स्केल किस प्रकार से ये 9 साल में परिवर्तित हुआ है ये जरूर समझिएगा, जिससे आपके सामने कितनी अपार संभावनाएं उपलब्ध है इसका आपको अंदाज आए। एक जमाना था 2016 में, 16-17 में हमारे पास 724 स्टार्टअप थे। 2022 में हमारे पास 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे पास लेकर बैठे। कहां 724 और कहां 70,000, इस पर से आप मालूम कर सकते हो कि कितना इनिशिएटिव लिया, कि कितनी लचीली पॉलिसी, इनकम टैक्स से लेकर फाइनेंस से लेकर वर्किंग कैपिटल से लेकर कैपिटल फाइनेंस तक सारी प्रकार की व्यवस्थाओं को वहां किया गया है। और मैं आपको सिर्फ संख्या पर मत जाइएगा, 2014 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप जानते हैं क्या है? 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे और आज
विश्व की यूनिकॉर्न क्लब में 107 बच्चों के स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनकर निकले हैं। ये हमारे युवाओं ने कर कर दिखाया है और 107 यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिस देश के पास हो, इस देश का भविष्य सुनहरा है। आज 44%, बच्चियां जरूर जोर से तालियां बजाएं, 44% स्टार्टअप बच्चियों ने बनाए हुए स्टार्टअप और 45% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 के शहर में बने। मैं एक बताना चाहता हूं, जिसके अंदर क्षमता पड़ी है, इसके साथ अब अन्याय नहीं हो सकता। आपके अंदर क्षमता है, पुरुषार्थ करने की क्षमता है, इनोवेशन की क्षमता है, तो आपके लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। मेक इन इंडिया से माध्यम से आज भारत विश्व भर में उत्पादन का हब बन रहा है। 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात हमने किया है। पीएलआई स्कीम के माध्यम से ढेर सारे नए नए क्षेत्र में, चाहे बैटरी बनाना हो, चाहे सेमीकंडक्टर बनाना हो, ड्रोन की पॉलिसी लाकर ये करना है, स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जिस क्षेत्रों के बारे में भारत कभी सोच नहीं सकता था, वो क्षेत्र को आपके लिए खुला कर छोड़ दिया गया है। इसके अंदर अपार संभावनाएं पड़ी है। सिर्फ पीएलआई योजना के तहत ही अब तक 3 ही साल के अंदर कोरोना से लेकर अब तक 4.4 लाख करोड़ का निवेश आया है। जो बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि 2014 में हमारे यहाँ 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे। 2014 में 3000 पेटेंट के आवेदन आते थे। 2021-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के आवेदन सालाना आते हैं। और उसका कन्वर्जन 2013-14 में 3000 आते थे, उसमें से 211 पेटेंट ग्रांट होते थे, ज्यादातर इंडस्ट्री बेस्ड पेटेंट थे। परंतु आज 2021-22 में 1.5 लाख आते हैं और इसमें से 24,000 पेटेंट ग्रांट होते हैं और 24,000 में से 23,700 पेटेंट पर्सन के व्यक्ति के हैं, इंडस्ट्री के नहीं है। इससे आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आपके लिए कितनी अपार संभावनाएं नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। मित्रों, आज जब आप अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं और यहाँ जो गुरुजन बैठे हैं, तो उनका तो काम ही है कि आपके पास जो बच्चा आता है उसको बड़ा बनाकर आपको भेजना। हमारे यहाँ संस्कृत में गुरु शब्द बड़े के लिए करा है। तो बच्चा आता है, इसकी मति अल्प होती है, अल्पमति को गुरुमति जो बनाता है वो ही गुरु होता है। आपका तो यही काम है। मगर मैं दोनों को अपील करना चाहता हूं, दोनों का आह्वान करना चाहता हूं कि हमने महान भारत की रचना के लिए हमारे जीवन के 25 साल देने का समय अब आ गया है। दुनिया में किसी भी देश ने कुछ सिद्ध किया है तो वो जनता ने ही किया है, लोगों ने ही किया है, विशेषकर युवाओं ने किया है। मैं सारे युवा विद्यार्थियों का आह्वान करना चाहता हूं, ये 25 साल आंख मूंद कर मेरे जीवन में भारत सर्वप्रथम और दुनिया में भारत सबसे प्रथम, ये निर्णय को आप मंत्र बना लीजिए और आगे बढ़िए। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के पास है। मुझे विश्वास है इतने अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से आप लोग डिग्री लेकर जा रहे हैं, उपाधि लेकर जा रहे हैं। आपका जीवन शुभ हो, आपकी कैरियर, व्यक्तिगत कैरियर भी बहुत अनंत संभावनाओं वाली हो, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं थोड़ा, मेरा हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली वेदर के कारण, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। समाप्त ना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से सादर अनुरोध करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के औपचारिक समापन की घोषणा करें। मैं